हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है द क्वीन इज डेड, लॉन्ग लिव द ब्रिटिश क्राउन। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु 8 सितंबर को हो गई थी और उसके तुरंत बाद उनके पुत्र के द्वारा चार्ल्स तृतीय के नाम से राजगद्दी हासिल किया। कहने का आशय यह है कि राजगद्दी कभी खाली नहीं रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे किंग या क्वीन की मृत्यु हो, लेकिन ब्रिटिश ताज हमेशा सलामत रहता है। यहां पर ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या है? ब्रिटिश क्राउन का मतलब है राजा या रानी, प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट मंत्री और पार्लियामेंट, इन तीनों को मिलाकर के क्राउन का निर्माण होता है। और ब्रिटेन के शासन व्यवस्था में यह तीनों संस्थाएं एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, ब्रिटिश किंग या क्वीन की शक्तियां धीरे धीरे कम होती गईं। वर्तमान समय में ब्रिटिश मोनार्क या राजा एक संवैधानिक प्रधान होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किंग रेन्स बट ही डजंट रूल, कि राजा शासन का तो मुखिया होता है लेकिन वो शासन नहीं चलाता है। असली शासन चलाने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट सदस्यों पर निर्भर होता है। दोस्तों, ब्रिटेन का राजा प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ब्रिटेन का राजा आर्म्ड फोर्सेस का प्रधान होता है, जिस तरह से हमारे देश का राष्ट्रपति आर्म्ड फोर्सेस का मुखिया होता है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन का राजा ब्रिटिश चर्च का भी मुखिया होता है। और आप सबको मालूम है कि ब्रिटेन में कोई भी राजा या रानी नहीं हो सकता अगर वो कैथोलिक होगा। तो वहां पर चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वह क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानता है। दोस्तों, ब्रिटेन का राजा ना केवल अपने देश का प्रमुख होता है बल्कि वह 14 अन्य देशों का भी राज प्रमुख होता है, जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जमैका और बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। और इसके अलावा बहुत सारे द्वीप जिसको कि ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज कहा जाता है, जैसे कि जिब्राल्टर ऐसा जगह है जहां पर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़ते हैं और ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। जैसे फाकलैंड जो ऑफ द कोस्ट ऑफ अर्जेंटीना है और इसको लेकर के ब्रिटेन और अर्जेंटीना में युद्ध भी हो चुका है जब मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी। और इसके अतिरिक्त ब्रिटेन का महाराजा 56 देशों का समूह है कॉमनवेल्थ, उसका भी प्रमुख होता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ब्रिटेन के महाराजा को विभिन्न प्रकार के चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेकिन वह बहुत जबरदस्त प्रेस्टीज या प्रतिष्ठा कॉमनवेल्थ में, अपने देश में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अर्जित करता है या उसको मोबिलाइज करता है। दोस्तों, जब हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि उसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तथा नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा शामिल होता है।
जैसे कि आपको मालूम है 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये दोनों जुड़ गए और 1801 ईस्वी में आयरलैंड भी जुड़ गया। लेकिन 1921 ईस्वी में आयरलैंड का 5/6 हिस्सा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ और जिसको पूर्ण आज़ादी 1937 में मिली। 1921 में उसे डोमिनेंट स्टेटस मिला और वहां पर कैथोलिक धर्मावलंबियों का बोलबाला है। लेकिन कुछ हिस्सा जिसको कि आज की तारीख में नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं वह यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा रहा। बहुत सारे जो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज हैं, ईसिल ऑफ मैन या जिब्राल्टर या फाकलैंड या और बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह जो अटलांटिक महासागर में हैं, जो प्रशांत महासागर में हैं, इन सब को मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। दोस्तों, वर्तमान स्थिति क्या है? ब्रिटेन का महाराजा या महारानी एक संवैधानिक प्रमुख है। सारी सत्ता आज की तारीख में प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट सदस्यों में निहित हो गया है। दोस्तों, जैसा कि प्रसिद्ध विद्वान बेजहॉट ने कहा है कि अब ब्रिटेन का महाराजा शासन प्रशासन में वह एक डिग्निफाइड पार्ट रह गया है, ना कि इफिशिएंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। उसका सोशल प्रेस्टीज बहुत ऊंचा है। वह लोगों के सक्सेस और एक्सेलेंस को मान्यता प्रदान करता है। हालांकि वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है, जजेस की नियुक्त करता है, एम्बेसडर को रिसीव करता है, एम्बेसडर को लेटर ऑफ एक्रीडिटेशन देता है, मान्यता देता है। लेकिन ये सारे काम वह प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सलाह पर करता है। इतना ही नहीं, हालांकि ब्रिटेन का महाराजा चर्च ऑफ इंग्लैंड का प्रधान है, लेकिन पादरियों के नियुक्ति में भी वह अपने प्रधानमंत्री और कैबिनेट के रिकमेंडेशन के हिसाब से ही काम करता है। हालांकि ब्रिटेन के महाराजा को प्रधानमंत्री को पदच्युत करने का अधिकार है, लेकिन 1834 ईस्वी के बाद से इस पावर का उपयोग किसी भी महारानी या महाराजा के द्वारा ब्रिटेन में नहीं किया गया है। एक ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जब हंग पार्लियामेंट आम चुनाव के बाद में हो गया हो, जिसमें कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो। उस समय में महाराजा का यह कर्तव्य होता है कि वह देखे कि किस पार्टी के नेता को बहुमत प्राप्त है और उसे वह प्रधानमंत्री का शपथ दिलाए। या यदि प्रधानमंत्री एकाएक मर जाता है तो ऐसी स्थिति में पूरा कैबिनेट ही विखंडित हो जाता है और ऐसी स्थिति में महाराजा का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि बदली हुई परिस्थिति में कौन ऐसा नेता है जिसके पास में बहुमत है। दोस्तों, हमारे देश में राष्ट्रपति और ब्रिटेन के महाराजा दोनों के अधिकार लगभग समान हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के राष्ट्रपति को ज़्यादा अधिकार हैं। पहला यह कि हमारा जो संविधान है वो लिखित है, जबकि ब्रिटेन का संविधान कन्वेंशन पर आधारित है और लिखित है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सस्पेंसिव वीटो का अधिकार मिला हुआ है कि मान लीजिए कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास आता है तो कहीं भी नियम में यह नहीं लिखा हुआ है कि वो कितने दिन के बाद में उस बिल को दस्तखत कर देगा या उसे वापस कर देगा। यह एक सस्पेंसिव वीटो है जो राष्ट्रपति के पास में है। या किसी भी बिल को या रिजोल्यूशन को पुनः रिकंसिडरेशन का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास में है, लेकिन ऐसा कोई भी अधिकार ब्रिटेन के महाराजा के पास नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटेन का महाराजा हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से भी संवैधानिक तौर पर कमजोर है। फिर भी ब्रिटेन के अधिकांश लोग अर्थात 80% लोग यह चाहते हैं कि वहां पर राजशाही कायम रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ब्रिटेन के महाराजा या महारानी का अत्यधिक प्रतिष्ठित होना अपने देश के अंदर और देश के बाहर भी,
और साथ साथ अपने देश का तो राज प्रमुख है ही, साथ साथ 14 अन्य देशों का भी राज प्रमुख है और इसके अलावा 56 देशों के कॉमनवेल्थ का भी वह हेड है। तो इसीलिए ब्रिटेन के 80% लोग राजशाही को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, क्योंकि उससे कंटिन्यूटी उत्पन्न होता है, निरंतरता और अस्थायित्व हमेशा ब्रिटेन के शासन प्रशासन में कायम रहता है। दोस्तों, ब्रिटेन से हमारे देश के बेहतर संबंध होना क्यों जरूरी है? पहला, कि ब्रिटेन का महाराजा कॉमनवेल्थ का हेड है और हिंदुस्तान भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है। आजादी के तुरंत बाद जब हिंदुस्तान ने कॉमनवेल्थ का मेंबर बनना स्वीकार किया तो सोवियत यूनियन का तानाशाह स्टालिन ने हिंदुस्तान के बारे में कहा था रनिंग डॉग ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। लेकिन हिंदुस्तान ने कॉमनवेल्थ का मेंबर बनना क्यों स्वीकार किया? क्योंकि इससे हिंदुस्तान को बेहतर टेक्नोलॉजी मिल सकते थे। हिंदुस्तान एक गरीब राष्ट्र था, उसे एड और टेक्नोलॉजी की सख्त जरूरत थी। वो अपना राजकाज आइसोलेशन में नहीं लीड कर सकता था। दूसरा, 56 देशों के समूह में भागीदार होने से हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा मार्केट भी मिल गया। साथ ही अगर चाइना या कोई अन्य देश या रूस उस पर आक्रमण करता है तो उस स्थिति में उसे एक कुशन के रूप में ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ देशों का सहयोग मिलता रहेगा। आजादी के तुरंत बाद हिंदुस्तान ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अख्तियार किया, लेकिन ब्रिटेन नाटो का सदस्य बन गया, तो दोनों ने दो रास्ते अख्तियार कर लिए। लेकिन हाल के वर्षों में ब्रिटेन ने हिंदुस्तान को यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य बनाने के लिए पुरजोर समर्थन किया है। दोस्तों, यह जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि अभी हिंदुस्तान ब्रिटेन का सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है और टाटा ग्रुप के संचालन ब्रिटेन में होने से 60,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। ब्रिटेन हिंदुस्तान का 18वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हिंदुस्तान ब्रिटेन को गारमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप में आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री हिंदुस्तान का ब्रिटेन है। और जिस तरह से हिंदुस्तान आईटी इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ रहा है, ब्रिटेन का मार्केट उसके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हो रहा है। इसीलिए 2021 में ब्रिटेन और हिंदुस्तान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। दोस्तों, डिफेंस, न्यूक्लियर डिफेंस और हेल्थ सेक्टर में भी हिंदुस्तान ने ब्रिटेन के साथ में विभिन्न प्रकार के एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटेन का जो महाराजा या महारानी होता है वह अपने देश का राज प्रमुख तो होता ही है, साथ साथ वह कॉमनवेल्थ का भी प्रमुख होता है। यूनाइटेड किंगडम के अलावा 14 अन्य देशों का भी राज प्रमुख होता है। बहुत सारे जो ओवरसीज टेरिटरी हैं उसका भी वो मुखिया होता है। तो वो एक कनेक्टिंग लिंक है। यदि आज ब्रिटेन में रिपब्लिक या गणतंत्र स्थापित कर दिया जाए तो वो लिंक नहीं होगा। लेकिन हिस्टोरिकली चूंकि 1000 या 1200 से लगातार ब्रिटेन में मोनार्की की संस्था चल रही है, तो ब्रिटिश मोनार्क एक कनेक्टिंग लिंक के रूप में काम करता है और उसका देश और विदेश में जबरदस्त ख्यात है, जिसका उपयोग ब्रिटेन के द्वारा किया जाता रहा है। ब्रिटेन का महाराजा नेशनल यूनिटी आइडेंटिटी का सिंबल होता है। वो लोगों को सम्मान देता है, उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करता है, उनको मान्यता प्रदान करता है। और इतना ही नहीं, ब्रिटेन का महाराजा या महारानी 1000 से ज्यादा चैरिटीज संस्थानों का भी संचालन करता है।
और इस तरह से उसका देश और विदेश में गुडविल कायम होता है। तो दोस्तों, इसी कारण से हिंदुस्तान की सरकार ने भी एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, जो रविवार को होगा। हालांकि हमारे देश को ब्रिटेन ने अपने 200 वर्ष के शासनकाल में खोखला कर दिया। करीब 44 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर यहां से वो ले गए, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की सरकार में किसी प्रकार की कटुता नहीं रही, क्योंकि वो जानती थी कि आजाद भारत में फॉरेन पॉलिसी का संचालन आइसोलेशन में नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए इंडिया कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहा। महारानी के मृत्यु हो जाने से अब उनके पुत्र के द्वारा राजगद्दी प्राप्त किया गया है, और उम्मीद है कि जिस तरह से हिंदुस्तान और ब्रिटेन में पारस्परिक सौहार्द का वातावरण रहा है, उसी तरह से भविष्य में भी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।